नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से आपके अपने चैनल लर्निंग एम्पायर पर मेरे यानी अनु के साथ। एंड एज यू ऑल कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, जिसमें पार्लियामेंट के बारे में बहुत कुछ बताया है, मंडल कमीशन के बारे में बहुत कुछ बताया है। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पार्ट 2। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। बात करते हैं इमेजिनेशन से। मान लीजिए दोस्तों कि आपको कहा गया है कि आप एक पीस और हार्मनी पूर्वक एक सोसाइटी का निर्माण कीजिए, एक ऐसी सोसाइटी जिसमें पीस और हार्मनी हो। तो मान लीजिए आपको कुछ ऐसे लोग दिए गए हैं, जैसे मान लीजिए कि उस सोसाइटी में जो लोग होंगे उनकी कास्ट अलग होगी, कल्चर अलग होगा, रिलीजन अलग होगा, लैंग्वेज अलग होगी, हर चीज़ में ये अलग अलग ही हैं एक दूसरे से। न सिर्फ इतना बल्कि इन लोगों के सोचने विचारने का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। एक बात को लेके कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से सहमत नहीं है, बल्कि हर कोई चाहता है कि वो अपनी माइंडसेट जो है दूसरों के ऊपर थोप दे। तो ऐसी सोसाइटी में आपको इन सभी लोगों को शांतिपूर्वक रहने का बंदोबस्त करना है। अब आपको कहा गया है कि ये सारे लोग हैं, ये पूरे डाइवर्स हैं, पूरे के पूरे डाइवर्स सोसाइटी होगी, लेकिन ये पूरी सोसाइटी में आपको इंश्योर करना है कि एक किसी से लड़ाई झगड़ा ना करे, ठीक है, और पीसफुली रहे एक दूसरे के साथ। ऐसे में आप क्या करोगे? ऐसे में आप एक काम करोगे, और वो काम ये है कि आप इनके लिए कानून बना दोगे। आप इन लोगों को कहोगे कि यदि आपको ये कानून मानने हैं तो ही आप इस सोसाइटी में रह सकते हैं, अदरवाइज आपको इस सोसाइटी से, इस देश से बाहर जाना पड़ेगा। तो ये लोग क्या करते हैं? ये लोग कहते हैं कि चलिए ठीक है, आप हमारे लिए कानून बना दीजिए और हम उन कानूनों का पालन कर लेंगे और उसी तरीके से हम इस सोसाइटी में रह लेंगे। चलिए ठीक है, बात आती है कानून बनाने की। तो कानून बनाएगा कौन? कानून बनाएंगे नेता लोग। अब ये नेता लोग तो दोस्तों आसमान से टपकते हैं नहीं, नेता लोगों को चुना जाता है। कैसे? इलेक्शन में। कुछ लोग इन्हीं में से खड़े होते हैं, बाहर आते हैं, इलेक्शन में अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। ये लोग मिलके इन लोगों को चुनते हैं। जो व्यक्ति ज़्यादा वोट पाता है वो व्यक्ति इलेक्शन जीत जाता है और अल्टीमेटली उसी की गवर्नमेंट बनती है। और फाइनली जिस व्यक्ति की गवर्नमेंट बनती है, जिस पार्टी की गवर्नमेंट बनती है, उसी पार्टी को हक होता है कि वो भारत की जनता के लिए कानून बनाए। तो इसी तरीके से आप ये देख सकते होंगे कि मोदी गवर्नमेंट यानी कि बीजेपी की गवर्नमेंट जो है, इंडियन गवर्नमेंट के लिए नए नए कानून आए दिन बनाती रहती है, ठीक है। और क्यों बनाती है मोदी गवर्नमेंट कोई भी कानून? क्योंकि हमने उनको असाइन किया है ऐसे कानून बनाने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं इन नेता लोगों की। तो इनका काम क्या होता है? इनका काम सिर्फ कानून बनाना होता है, यानी फैसले लेना होता है। इनके फैसलों को इम्प्लीमेंट करवाने का काम दूसरे लोगों का होता है और उन लोगों को हम ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? ब्यूरोक्रेट्स। ब्यूरोक्रेसी में कौन आता है? आईएएस हो गया, ठीक है, आईएफएस हो गया, या फिर आईपीएस हो गया। ये सभी जो इंडियन सर्विसेज से जुड़े हुए हैं, इन सबको बोलते हैं ब्यूरोक्रेट्स। तो ये ब्यूरोक्रेट्स क्या करते हैं? ये इम्प्लीमेंट करते हैं नेताओं के द्वारा बनाए गए कानूनों को। दो इंस्टीट्यूशंस की यहाँ पे बात हो गई। एक इंस्टीट्यूशन ऐसा है जो कानून बनाएगा, दूसरा इंस्टीट्यूशन ऐसा है जो कानूनों को इम्प्लीमेंट करेगा, लागू करेगा। तीसरा इंस्टीट्यूशन ऐसा है जो, मान लीजिए आपने इन कानूनों का पालन नहीं किया, आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर जा रहे हैं, लेकिन आप इन कानूनों को नहीं मानते, तो अब आप पूरी दुनिया से अलग हटके चल रहे हैं, इसलिए आपको सजा मिलेगी। आप इन कानूनों को नहीं मान रहे हैं, आप लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसलिए आपको सजा मिलेगी। तो बेसिकली हम यहाँ पे 3 मेजर संस्थानों की बात कर रहे हैं। पहला संस्थान ऐसा है जो आपके लिए कानून बनाएगा, दूसरा संस्थान ऐसा है जो आपके कानूनों को इम्प्लीमेंट करेगा, तीसरा संस्थान ऐसा है जो सजा देगा उस व्यक्ति को जो कानून का पालन नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि 3 प्रकार के मेजर इंस्टीट्यूशंस होते हैं किसी भी सोसाइटी में पीस और हार्मनी स्थापित करने के लिए। अब बात करते हैं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की। तो इनकी जरूरत क्यों होती है दोस्तों? एक कंडीशन ऐसी भी आ सकती है, मान लीजिए कि हमें कहा गया है कि ये लोग जो भी कानून बनाएंगे हमें वो मानना पड़ेगा। तो मान लीजिए इन्होंने भेदभाव पूर्वक एक कानून बनाया है, इन्होंने कहा है कि सिर्फ लड़के पढ़ेंगे, लड़कियां नहीं पढ़ेंगी। तो एजुकेशन इज कंपलसरी फॉर बॉयज बट नॉट फॉर गर्ल्स। तो ये जो कानून है ये भेदभाव पूर्वक कानून है। अब ऐसे में हमें तो पसंद नहीं आया ये कानून, तो हम तो नहीं मानेंगे। आपने कहा कि इनको मानना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन अब इन्होंने गलत कानून बना दिया है, तो वो लोग कैसे मानेंगे? अगर लोग मानेंगे
अगर लोग विरोध करेंगे तो फिर ये भाई साहब आके सजा देंगे। तो दोस्तों ये लोग यानी नेता लोग अपनी मनमर्जी का कोई भी कानून ना बना सके, उसका एक बहुत अच्छा इंतजाम कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा किया गया है। और वो इंतजाम ये है कि नेता लोगों के ऊपर रूल्स और रेगुलेशंस इम्पोज कर दिए गए हैं, थोप दिए गए हैं। ये जो लीडर्स हैं जिनको हम मिनिस्टर्स बोलते हैं, ये लीडर्स कोई भी कानून बनाएंगे तो वो कानून बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उन रूल्स और रेगुलेशंस के दायरे में रह के भी बनाए जाए। हो सकता है इससे इन नेताओं के हाथ बंध जाए, ये आज़ादी से अपना काम ना कर पाए, ये बंधा हुआ महसूस करें, लेकिन ज़रूरी है इनके ऊपर ये रूल्स और रेगुलेशन ज़रूरी है ताकि ये अपनी मनमर्जी ना करने लगे, आलतू फालतू कानून ना बनाने लगे। इसके लिए इनके ऊपर ये रूल्स और रेगुलेशंस इम्पोज किए गए हैं। ठीक है, ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ऐसे ही कानून नहीं बना देते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा मीटिंग होती है, एक के बाद एक मीटिंग होती है, एक के बाद एक कमेटी का गठन होता है। तो आए दिन, हर साल, हर महीने मीटिंग पे मीटिंग होती रहती है। इस वजह से क्या होता है, एक भी अगर छोटा सा भी कानून बनाना है तो उसको भी लागू करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, जिससे डिले होता है। इस वजह से हम ये देखते हैं कि एक कानून अगर बनाना है तो उसको इम्प्लीमेंट होने में भी इतना डिले हो रहा है, और कई बार ये फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। यानी इंस्टीट्यूशंस के साथ काम करना कई बार फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। तो ऐसा फिर भी कंपलसरी है। कंपलसरी क्यों है दोस्तों? Delay and complications provide an opportunity for a wider set of people to be consulted in any decision. जितने ज़्यादा लोगों से कंसल्ट किया जाएगा उतना ही ज़्यादा ब्रॉड एस्पेक्ट निकल के आएगा किसी भी कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए। हम एक कानून की बात कर रहे हैं, एक ऐसा रूल की बात कर रहे हैं जो 130 करोड़ लोगों को मानना पड़ेगा। तो ऐसा रूल दोस्तों बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जो हर व्यक्ति को लगे कि हाँ ये मानना ज़रूरी है और ये हमारे लिए बेहतर है। यदि जब तक लोगों के मन में ये फीलिंग नहीं आएगी, लोग दिल से उस कानून को नहीं मानेंगे। ठीक है, तो भले ही डिले हो जाए, देरी हो जाए, कॉम्प्लिकेशंस आ जाएं, लेकिन फिर भी डेमोक्रेसी ये इंश्योर करती है कि कोई भी कानून यदि बनेगा वो कानून कतार में खड़े हुए आखिरी व्यक्ति तक की भलाई के लिए होगा। यानी कि ए से लेकर जेड तक जितने भी भारत में लोग हैं, हर व्यक्ति तक उस कानून की भलाई पहुंचनी चाहिए। ये गारंटी सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी के द्वारा दी जाती है, और इसीलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में इंस्टीट्यूशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अब बात करते हैं कि हम कौन से इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं। हम बात करें दोस्तों 3 मेजर इंस्टीट्यूशंस की, जिनका आइडिया ऑलरेडी हम ले चुके हैं। पहला है विधायिका। विधायिका में कौन कौन आता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट मिनिस्टर्स। तो ये जो मिनिस्टर्स होते हैं ये विधायिका का रूप बनाते हैं, और इनमें क्या होता है कि आपके लिए फैसले लेते हैं, कानून बनाते हैं। दूसरा जो रूप है वो है कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव क्या काम करती है, जो फैसले विधायिका के द्वारा लिए गए हैं, यानी जो फैसले लेजिस्लेचर के द्वारा लिए गए हैं, उन फैसलों को लागू करवाने का काम एग्जीक्यूटिव का है। और यदि किसी व्यक्ति ने इन फैसलों को नहीं माना तो फिर एग्जीक्यूटिव से बाद में तीसरा इंस्टीट्यूशन आता है जिसका नाम है कोर्ट। तो कोर्ट क्या करता है, यदि कोई व्यक्ति कानून नहीं मानेगा तो उसको सजा दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की अगर मैं बेसिकली बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट जो है सरकार और सिटीजन के बीच में कोई भी अगर डिस्प्यूट होकर हो जाता है तो उसको सोल्व करने का काम सुप्रीम कोर्ट करता है। एक एग्जाम्पल है ट्रिपल तलाक का मामला। तो पिछली बार, अभी कुछ समय पहले, पिछले साल या उससे भी 1-2 साल पहले आपने देखा होगा कि ट्रिपल तलाक जो था वो सरकार वर्सेस अदर्स के बीच में था। ठीक है, तो जिसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया और वो फैसला सबको मानना पड़ा। क्यों? क्योंकि ये जो न्यायपालिका है कोई भी फैसला करती है तो ये सबके लिए बाध्यकारी होता है, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो कोई गवर्नमेंट हो। अब बात करते हैं पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट में दोस्तों बेसिकली जो ब्रॉड एस्पेक्ट था वो हमने पहले वाले सेशन में ऑलरेडी समझ लिया है। अब पार्लियामेंट को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो पार्लियामेंट अगर नेशनल लेवल पे हम बात कर रहे हैं तो क्या होता है, एक देश के लिए अगर हम बात करें तो वो नेशनल असेंबली होता है। ठीक है, जिसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, यानी ऐसे लोग होते हैं जिनको हमने खुद चुना है। ठीक है, नेता लोग होते हैं, और ये नेता लोगों के पास पॉलिटिकल अथॉरिटी होती है कि वो लोगों के लिए कानून बना सके। तो नेशनल लेवल पे
नेशनल असेंबली को क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट। अगर हम स्टेट लेवल की बात करते हैं तो उसको लेजिस्लेचर बोलते हैं या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पार्लियामेंट की क्या जरूरत है। पार्लियामेंट जो है फाइनल अथॉरिटी होता है कानून बनाने के लिए। तो यानी किसी भी कंट्री में अगर कानून बनेगा तो फाइनली वो पार्लियामेंट में बनेगा। ठीक है, ये जो पार्लियामेंट है अपनी सरकार के ऊपर कुछ कंट्रोल लागू करता है जिसकी वजह से सरकार अपनी मनमर्जी ना कर सके। तीसरा पॉइंट ये है कि सरकार के पास जितना भी पैसा होता है वो सरकारी पैसा होता है। ठीक है, वो लोगों की मतलब किसी भी देश की जनता के लिए होता है। तो उस पैसे का एक एक पैसे का जो सैंक्शन है पार्लियामेंट के द्वारा करवाया जाना जरूरी है। गवर्नमेंट अपनी मर्जी से कितना भी पैसा इस्तेमाल नहीं कर सकती। चौथा पॉइंट ये है दोस्तों कि पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट फोरम ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट ऑन पब्लिक इश्यूज। पब्लिक इश्यूज पे हाईएस्ट फोरम होता है डिस्कशन और डिबेट का। और यदि पार्लियामेंट में भी कोई फैसला ना निकल के आए तो पार्लियामेंट का मेजर हिस्सा है, बहुत बड़ा हिस्सा है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास शक्ति होती है कि वो कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से कभी भी किसी भी मामले पे सलाह ले सकता है। ठीक है, तो ये है संसद, ये है पार्लियामेंट। आगे अगर हम बात करें हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट की तो कई देशों में इसको चैम्बर भी बोला जाता है और कई देशों में इसको हाउसेज भी बोला जाता है। तो इंडिया में इसको बेसिकली हाउस बोला जाता है। एक हाउस में ऐसे लोग होते हैं जो चुन के आए हुए होते हैं, यानी इलेक्शन जीत के आए हुए होते हैं। ठीक है, और उन लोगों के पास वास्तविकता में शक्ति होती है। दूसरे हाउस में ऐसे लोग होते हैं जिनको भारत की जनता या किसी भी देश की जनता डायरेक्टली नहीं चुनती है, बल्कि ये लोग इनडायरेक्टली चुन के आए हुए होते हैं और इनके कुछ स्पेशल फंक्शंस होते हैं। तो हकीकत की पावर, रियल पावर, ज़्यादा पावर किसके पास होती है? उन लोगों के पास होती है जिनको जनता के द्वारा डायरेक्टली चुना गया होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया के बात अगर मैं करूँ तो इंडियन गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर है। संसद के दोनों सदन यहाँ पे हमने बात कर ली। अब इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में इन दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट को, एक हाउस को बोला जाता है राज्यसभा यानी अपर हाउस, दूसरे हाउस को बोला जाता है लोकसभा यानी लोअर हाउस। राज्यसभा जैसा आप नाम से ही पता लगा रख सकते हैं कि ये स्टेट्स यानी राज्यों की सभा है, और लोकसभा यानी पीपल यानी ये लोगों की सभा है। तो अब बात करते हैं कि इनकी पावर्स की। तो जो लोकसभा है वो डायरेक्टली लोगों के द्वारा इलेक्ट की जाती है, ये चुनी जाती है, ये जनता के द्वारा डायरेक्टली इनका चुनाव होता है। इसलिए लोकसभा के पास ज़्यादा शक्ति होती है एज कंपेयर टू राज्यसभा। राज्यसभा भले ही अपर हाउस है लेकिन ज़्यादा शक्ति किसके पास होती है? लोकसभा के पास होती है। सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन होता है? लोकसभा होती है। ठीक है, बात करते हैं प्रेसिडेंट की। तो प्रेसिडेंट जो है पार्लियामेंट का हिस्सा होता है। प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का एक अंग होता है। आप सभी को मैंने बताया था कि पार्लियामेंट के 3 भाग होते हैं। एक है अपर हाउस, ठीक है, एक बार फिर से, पार्लियामेंट के 3 हिस्से होते हैं। एक है अपर हाउस, दूसरा है लोअर हाउस और तीसरा है प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट ना तो लोअर हाउस का मेंबर होता है और ना ही अपर हाउस का मेंबर होता है। प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का हिस्सा होता है लेकिन वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता है। दैट इज वाई ऑल लॉज, इसीलिए जितने भी कानून बनाए जाते हैं भारत में लोकसभा से पास होते हैं, राज्यसभा से पास होते हैं और इनके पास होने के बाद भी फाइनली प्रेसिडेंट का जब साइन मिलता है तब जाके कोई भी जो एक्ट होता है वो कानून बन के भारत के सामने आता है। तो प्रेसिडेंट जो है ना तो लोकसभा का मेंबर होता है ना ही राज्यसभा का मेंबर होता है, लेकिन प्रेसिडेंट जो है पार्लियामेंट का एक अभिन्न अंग होता है। ठीक है, पावर्स की अगर मैं बात करूं तो इसको हम अलग से अगले सेशन में समझेंगे। फिलहाल के लिए उम्मीद करती हूँ आज के सेशन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इफ यस तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।